एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स का मैं सुनीता बैरागी स्वागत करती हूँ। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट लिया है मैंने, जो कि 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। 9 से लेकर 11 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्लास को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज का टॉपिक मैंने लिया है प्रजनन, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रिप्रोडक्शन। अब सवाल ये उठता है कि प्रजनन क्या है, कैसे हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। प्रजनन जो है सभी जीवों में पाए जाने वाला एक विशिष्ट गुण है, आवश्यक गुण है, महत्वपूर्ण गुण है। सभी जीवों में पाए जाने वाला वह गुण जिसमें वे अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। अर्थात प्रजनन वह गुण है जिसमें सभी जीव अपने ही समान संततियां उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, जीव उत्पन्न करते हैं। इसी गुण को हम प्रजनन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम सभी जीवों में प्रजनन की आवश्यकता क्यों? प्रजनन की आवश्यकता या प्रजनन का क्या महत्व होता है? तो पहला है, हमारी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है। यदि प्रजनन नहीं होगा तो जीव एक बार में ही समाप्त हो जाएंगे और पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी में जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। सभी जीवों को अपनी अपनी जाति का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आप 2 पॉइंट देख पा रहे हैं जो उसकी आवश्यकता को पूर्ण रूप से समझा रहे हैं। जाति की निरंतरता बनाए रखना और दूसरा है जीवन की निरंतरता। अब हम देखें कि प्रजनन की क्या विधियां होती हैं। प्रजनन की विधियां हैं 3, हमारे पास आप बोर्ड में देख पा रहे हैं। अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन एवं कायिक प्रजनन। कितनी विधियां देख पा रहे हैं आप बोर्ड में? अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन एवं कायिक प्रजनन। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने शब्द, पहला जो अक्षर है वह है आ। आ का अर्थ होता है नहीं, अर्थात वह प्रजनन जो लैंगिक नहीं है, लैंगिक नहीं है, उस प्रजनन को हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये किन जीवों में पाया जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने उसकी विशेषताओं को क्रमबद्ध किया हुआ है। तो पहली विशेषता है कि यह निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, जैसे एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स हैं, उनमें अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। इस प्रजनन में केवल एक पेरेंट या एक जनक की आवश्यकता होती है, अर्थात यह एक जनकीय प्रक्रिया है। आप देखते हैं कि हमारे पास पेरेंट्स 2 होते हैं, हमारी माँ होती है, पिता होते हैं, लेकिन इसमें नहीं, इसमें केवल एक ही पेरेंट की आवश्यकता है, एक ही जनक की आवश्यकता है, अर्थात यह एक जनकीय प्रजनन है। दूसरा हम देख रहे हैं एक जनक है, अर्थात इसमें कोई भी युग्मक का निर्माण नहीं होता है। जनरली युग्मक जो होते हैं वह अगुणित होते हैं, जिनमें गुणसूत्रों के सेट जो होते हैं वो 1 होते हैं और वे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। जैसे मनुष्य में आप देख पाए तो शुक्राणु और अंडाणु। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में चूंकि एक जनक है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। तो जब अर्ध
अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इस प्रजनन में कौन सा विभाजन होता है? इस प्रजनन में असूत्री या समसूत्री विभाजन होता है। अब जब युग्मक ही नहीं बने हैं तो निषेचन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, अर्थात इस प्रजनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इस क्रिया का पूर्ण रूप से अभाव होता है। उसके जीवन चक्र में कहीं पर भी निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। निषेचन की क्रिया जो कि संपन्न नहीं हुई, युग्मकों का निर्माण नहीं हुआ, इसका मतलब जो है संतति जो है वह पैतृक के समान होती है। जो भी संतान उत्पन्न होगी वह हूबहू अपने पैतृक के समान ही दिखाई देगी। इसलिए इन्हें हम क्लोन्स कहते हैं या रेमेट कहते हैं। क्लोन्स का मतलब कॉपी, वह अपने पैतृक की कॉपी होता है। जैसे हम सिंपल शब्दों में कार्बन कॉपी कहते हैं, कोई भी परिवर्तन उसमें देखने को नहीं मिलता है, वह हूबहू अपने पैतृक की तरह ही दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक बार में संतति की संख्या बहुत अधिक होती है। अधिक संख्या में संततियों का निर्माण होता है एक बार में। अब चूंकि वो अपने पैतृकों के समान ही दिखाई दे रहे हैं तो उनमें विभिन्नता नहीं है, वे असमान नहीं है अपने पैतृक से, कोई नए गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं, अर्थात उनमें विभिन्नता का अभाव होता है। विभिन्नता विकसित नहीं हो पाती है। चूंकि विभिन्नता विकसित नहीं हो पाती है इसीलिए वे उद्विकास में अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं, उनका उद्विकास में कोई भी योगदान नहीं होता है। और हम विशेषता बता सकते हैं कि ये बहुत सरल प्रक्रिया है, क्योंकि एक ही जनक की आवश्यकता है। सरल प्रक्रिया है, कम समय लगता है और अधिक संततियों का निर्माण होता है। जटिल नहीं है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है। तो इस तरह से हमने देखा अलैंगिक प्रजनन, जो कि निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। अब इसमें आ का अभाव है, ये जो हमने आ लिखा है यहाँ पर नहीं लिखा है। लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन है जिसमें दो पैतृक की आवश्यकता है, द्विजनकीय, दो जनकों की आवश्यकता है, एक माता और एक पिता। जैसे हम अपने में देख सकते हैं, अपनी जाति में देख सकते हैं कि हमारे माता और पिता होते हैं, अर्थात यह द्विजनकीय प्रजनन है। दो पैतृकों की आवश्यकता है, दो पैतृक की। यह कहाँ पर देखने को मिलता है? यह उच्च श्रेणी के जीवों में देखने को मिलता है। फिर कितने जनकों की आवश्यकता है? यहाँ दो, मेल और फीमेल जिसे हम कहते हैं, नर एवं मादा। अब नर एवं मादा यानी दोनों जनक करते क्या हैं, क्या भूमिका उनकी होती है? तो लैंगिक प्रजनन में दोनों जनक अपने अपने गैमेट का निर्माण करते हैं, या जिन्हें हम युग्मक कहते हैं। युग्मक जो होते हैं ज्यादातर अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। जैसे ये 2n है, ये द्विगुणित जीव है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तब हमारे पास एक सेट आता है गुणसूत्र का, तो ये युग्मक हैं जो कि अगुणित होते हैं। 2n से n हुए हैं, अर्थात कौन सा विभाजन हो रहा है यहाँ पर? अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनते हैं और युग्मक का आपस में जो संलयन है वह निषेचन कहलाता है। जैसे मनुष्य में शुक्राणु नर गैमेट है, नर युग्मक है, और अंडाणु मादा युग्मक है, उनका आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। और निषेचन के पश्चात पुनः द्विगुणित अवस्था आ जाती है, तब इसके बाद फिर संसूत्री विभाजन होते हैं। यदि हम देखें कि संतति कैसी होती है, पैतृक
पैतृक से भिन्न होती, वह हूबहू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग हो गई है। नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिल रहे हैं तो भिन्न भिन्न गुण आएंगे, जो नई संतति उत्पन्न होगी। तो इसमें विभिन्नता का विकास होता है। ये पैतृक से भिन्न दिखाई देते हैं, हूबहू वैसे दिखाई नहीं देते हैं। इसमें यदि हम देखेंगे तो अधिक समय लगता है, जटिल प्रक्रिया है और कम संख्या में संततियों का जन्म होता है। साथ में जो कि विभिन्नता आई है यहाँ पर, तो यह जो लैंगिक प्रजनन है वह नई नई जाति की उनके प्रोडक्शन में, उत्पादन में सहायक भी होता है। तो यह उद्विकास में पूर्ण रूप से भाग लेता है, उद्विकास में महत्वपूर्ण होता है। साथ में हम एक और गुण देख सकते हैं, चूंकि विभिन्नता आई है यहाँ पर, तो इनमें फाइट करने की शक्ति, प्रतिरोधक शक्ति जो है ऐसे जीवों में अधिक होती है और वह अधिक से अधिक अनुकूलन कर सकता है। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में हम पाते हैं कि उनमें प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, क्योंकि वो शुद्ध होते हैं और साथ में अनुकूलन की क्षमता उनमें कम पाई जाती है। तो इस तरह से आप दोनों में अंतर भी कर पाएंगे कि अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा भाग है यहाँ पर कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन क्या है? कायिक, काया से इस शब्द का उद्भव हुआ है। काया का अर्थ होता है शरीर। शरीर के कोई जनन अंगों को छोड़कर जितने भी भाग हमारे पास शरीर में उपस्थित हैं, वो सारे अंग कायिक अंग कहलाते हैं। जैसे मेरा हाथ है, नाक है, कान है, ये जनन में भाग नहीं लेते, तो ये कायिक के अंतर्गत आते हैं। तो जब प्रजनन जो है जीवों में कायिक भागों के द्वारा होता है, उनके कायिक भाग जो है वह संतति उत्पन्न करने में भाग लेते हैं, उनको हम कायिक प्रजनन कहते हैं। जैसे पौधों के जो कायिक भाग होते हैं वह होते हैं जड़, पत्ती, तना। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे पौधों को हम जड़ की सहायता से लगाते हैं, एक से ज्यादा पौधे बनाते हैं। कुछ में हम पत्ती के द्वारा पौधे उत्पन्न करते हैं और कुछ में हम तने के द्वारा पौधों को उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा कि प्रजनन किसे कहते हैं, प्रजनन की क्या महत्ता है और प्रजनन कितने प्रकार का हो सकता है। समझ में आया? आप इस क्लास को देखेंगे और बार बार इसका रिवीजन करेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर